नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए खास है और महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो प्रश्न और उनसे जुड़ी हुई कौन कौन सी खास बातें आपको जाननी है। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कोलाइड है या है। कोलाइड के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए, कोलाइड का सिस्टम क्या रहता है। कोलाइड के बारे में जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कोलाइड एक प्रकार से विषमांगी विलयन होता है। और ये जो विषमांगी विलयन होता है ये टिंडल प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव और इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि टिंडल प्रभाव तथा इसके अलावा ब्राउनियन गति को भी दर्शाने का काम करता है। लेकिन विषमांगी विलयन की बात यहाँ पर हो रही है और विषमांगी विलयन के साथ टिंडल प्रभाव को लेकर बातें चलनी है। तो देखिए, जब हम चीज़ों को समझते हैं तो पता लगता है कि रक्त हमें टिंडल प्रभाव दर्शाएगा। ठीक है, और विषमांगी विलयन की स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। दूध में भी ठीक इसी प्रकार की चीजें होती हैं और आइसक्रीम में भी, लेकिन शहद सबसे अलग है और शहद में ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि शहद जो होता है ये टिंडल प्रभाव को दर्शाने के लिए काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, एक दो और चार सही है। तो एक दो और चार सही है तो उसका मतलब क्या है कि डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये ही जुड़े हुए हैं कोलाइड से जो विषमांगी विलयन है और टिंडल प्रभाव को, इसके अलावा साथ साथ ही ब्राउनियन गति को दर्शाने का काम करते हैं। चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि जी उत्तर प्रदेश के अंदर ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं। जो जो अधिवेशन हुए उसके लिए हमने आपको सूची दी है, जरा सूची को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए सारे उत्तर प्रदेश के ही अधिवेशन है। अब सभी अधिवेशनों को याद करना भी थोड़ा समस्या का विषय, सारे याद नहीं होता ना, परेशान करते हैं। क्या करें हम लोग इस मामले में? देखो, मान लो कि हम लोग वर्ष देखते हैं, जैसे कि 1899 का हमें याद हो सकता है कि नहीं हो, चलो उसको छोड़ देते हैं। 1888 भी चलो पुराना हो गया, हो सकता है याद ना हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद भी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, पर हो सकता है कि याद ना हो। तो हम लोग इस कंडीशन पे फॉलो करते हैं, तो हम लोग खेलेंगे अब लोग 50-50 यहाँ पर। ठीक है, तो दो हम लोगों ने निकाल दिए जो ज़्यादा पुराने वाले हैं, शुरुआत के ही हैं। अब बात करते हैं 1905 और 1925। ये दोनों ही ऐसे अधिवेशन है जो दोनों ही बहुत ज़्यादा खास माने जाते हैं इतिहास में और खास तौर पर फोकस करके पढ़ा जाता है। 1905 का अधिवेशन कौन सा, आप बता दोगे कौन सा अधिवेशन है? बताओ, इन चारों में से कौन सा नाम लेना चाहोगे? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या बनारस? ठीक है, वैसे यहाँ प्रयागराज दिया हुआ, पर प्रयागराज को यूज करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अगर जब लोग हिस्ट्री में चले जाते हैं तो हिस्ट्री में नाम इलाहाबाद ही चलेगा, प्रयागराज नाम हिस्ट्री में नहीं चला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आधुनिक हिस्ट्री हमारी इसी प्रकार की ही है। अब 1905 और 1925, 1905 का अधिवेशन आप कहाँ करेंगे बताइए? इलाहाबाद में करेंगे, कानपुर में करेंगे, लखनऊ में करेंगे, बनारस में करेंगे? ठीक है, तो 1905 का अधिवेशन कहाँ का है? बनारस अधिवेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बंगाल विभाजन वगैरह वो सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए 1905 और 1906 दोनों ही खास तौर पर याद रहते हैं। इसके अलावा 1925 का अधिवेशन बहुत अच्छे से याद रहता है, क्योंकि 1925 का अधिवेशन जो है वो कानपुर अधिवेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रख लीजिए, यहाँ 2 रख लीजिए और इसी के आधार पर आप कोशिश कर लीजिए उत्तर निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो फिर आगे विचार करेंगे। जैसे कि हम लोग देखें, बी के लिए 4 कहाँ दिया हुआ? बी के लिए 4 यहाँ दिया हुआ है और बी के लिए 4 कहीं नहीं दिया हुआ। लीजिए, ऐसे ही एक से ही हम लोग का आंसर आ गया। अगर हम लोग चाहते हैं बनारस के लिए 2 लेकर के, तो हो सकता है कि बनारस के लिए 2 आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाए। देखिए, बनारस के लिए भी 2 सिर्फ एक ही जगह दिया हो, बाकी कहीं नहीं दिया। तो ऐसा बहुत बार एग्जाम में आता है, अगर एक आधा ऑप्शन भी पता हो तो भी आंसर निकल जाता है, इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया हमारा? प्रश्न का उत्तर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, अब दूसरी बात आपको और क्या ध्यान रखनी है, देखो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और बनारस सभी महत्वपूर्ण स्थल है उत्तर प्रदेश में अधिवेशन के मामले में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद के अंदर 3 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए इलाहाबाद के अंदर? इलाहाबाद में हम लोग 3 अधिवेशन को होते हुए देखते हैं। पहला अधिवेशन जो है वो होता है 1888 में। ठीक है, 1888 के बाद दूसरा अधिवेशन जो होता है वो 4 साल बाद हो जाता है, 1892 में ही। ठीक है, थोड़ा अधिवेशन इसका अगला जो तीसरा होता है थोड़ा गैप लेता है और जाकर के होता है वो 1910 में। तो 3 ये अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद के अधिवेशन है, आपको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अपने कानपुर के अधिवेशन की। ठीक है, कानपुर अधिवेशन के बारे में कोई तो पता है कि एक अधिवेशन 1925 में हुआ था कानपुर का, है ना। 1925 के अधिवेशन के मामले में ये बात खास है कि कानपुर में सिर्फ एक ही अधिवेशन हुआ और वो 1925 में हुआ, तो बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पर आपको चीजें करेंगी नहीं। लखनऊ के अधिवेशन की बात करो तो लखनऊ में हुए हैं भैया 3 अधिवेशन। कानपुर में एक हुआ 1925 का, लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन से 3 हुए? तो देखिए, लखनऊ में पहला अधिवेशन जो होता है वो होता है 1899 में। ठीक है, तो 1900 से पहले का अधिवेशन याद रख सकते हैं आप लोग। इसके बाद जो 2 अधिवेशन हुए, एक होता है 1916 में और एक होता है फिर 1936 में।
तो ये 3 अधिवेशन कांग्रेस के कहाँ हुए हैं? लखनऊ के अंदर ही हुए तीनों, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बनारस या वाराणसी भी इसको कहा जाता है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी का एकमात्र अधिवेशन जो है वो 1905 का ही अधिवेशन है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है याद रखना, कहीं भी परीक्षा में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो परेशान नहीं होना, चीज़ों को याद रखना। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर सी है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तर प्रदेश में नदियां प्रवाहित होती हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो एक बात कह रहा है गंगा नदी की, दूसरी कह रहा है सोन नदी की। पहले कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। क्या ये बात ठीक है? सुन करके कैसा लग रहा है? क्या ठीक बात है? ये बात बिल्कुल गलत है। सबसे पहले सहारनपुर नहीं आती गंगा नदी। गंगा नदी सबसे पहले कहाँ आती है? बिजनौर पहुंचती है उत्तर प्रदेश में। बिजनौर के बाद वो उत्तर प्रदेश में अपना सफर शुरू करती है, तो इसलिए ये गलत है। सोन नदी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से प्रवाहित होते हुए बिहार में पटना के समीप गंगा में मिलती है। ये वाली बात बिल्कुल ठीक कही गई है गंगा नदी के बारे में। सोन नदी से इसी प्रकार पटना के पास मिलती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। और जब दूसरा स्टेटमेंट सही है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, केवल 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में हमें दर्रे दे दिए हैं, स्थान दे दिए, कह रहे हैं सुमेलित करो। पंगासो, नाथुला, थालघाट और जालोर। राजस्थान में दे रखा है सिक्किम, महाराष्ट्र, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। अब देखो मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपको सारे याद हों, और सारे याद हो तो ही प्रश्न अटेम्प्ट करना। सारे याद नहीं हो, जो याद हो उसमें फोकस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ थालघाट दे रखा, मुझे लगता है थालघाट, पालघाट, भोरघाट सबने पढ़ा होगा, दक्षिण भारत के मामले में इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के लिए यहाँ पर जब एक ही हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? क्या सिक्किम दक्षिण भारत का? क्या राजस्थान दक्षिण भारत का? या फिर अरुणाचल दक्षिण भारत का? नहीं, महाराष्ट्र है दक्षिण भारत का। लिख दो फिर थालघाट के सामने महाराष्ट्र, काम खत्म हो गया। मैच कर लो, अगर दिखता है कहीं पे सी के सामने 2 लिखा है, पहले उसको देख लो। सी के सामने 2 यहाँ लिखा हुआ है, और सी के सामने 2 देखो कहीं और लिखा ही नहीं हुआ है। आ गया आंसर, प्रश्न का उत्तर सी है हमारा, परेशानी नहीं होना। हालांकि फिर भी और ज्यादा जानना है तो देखो, जालौर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, यहाँ पर 3 ले लीजिएगा। पंगसो कहाँ पड़ेगा? तो देखिए पंगासो पड़ेगा जाकर के अरुणाचल में, और नाथुला पड़ेगा जाकर के सिक्किम में। तो 4 1 2 3 होगा हमारा आंसर, और 4 1 2 3 ही यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो जरूरी नहीं समझ लेना, जो बहुत अच्छे से बताना पहले वहां फोकस कर लो, हो सकता है उसी से आंसर निकल जाए, फिर बाकी बाद में और चीजें देख ली जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोकुल मिशन की बात कर रहा है। गोकुल यानी कि कहीं ना कहीं पशुधन आएगा, गायों की बात करेंगे, क्योंकि गौ, पशु, गाय हम लोग पढ़ते ही ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यह मिशन राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पर केंद्रित परियोजना है। इसका उद्देश्य स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। अब देखिए जब हम लोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन को पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है इसके बारे में हमें कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, दिसंबर के महीने में। और उसका उद्देश्य क्या रखा गया था? हम चाहते थे कि जो हमारी स्वदेशी गोजातीय नस्लें हैं उनका विकास हो और उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। और इसी वजह से हम लोगों ने 2400 करोड़ रुपए की राशि बजट में अनाउंस की 2021 से 2026 तक के लिए। ठीक, तो क्या कह रहा है कि ये राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पर केंद्रित परियोजना है। ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि देखो इसमें उद्देश्य रखा गया था कि भाई ठीक है, प्रजनन वगैरह पशुओं का लेकर के ध्यान देना है, डेयरी विकास यानी कि दूध उत्पादन वगैरह पे फोकस करना। तो इसीलिए तो जब गोकुल मिशन पशुओं को क्यों बढ़ाएंगे, हम लोग चाहेंगे कि लाभ भी तो हो। तो बिल्कुल ठीक बात है, प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम इसमें शामिल है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। ये हमारे लिए और ज्यादा खास है क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो काफी फोकस करती है इन चीजों पर। 2014 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये काम जो है वो वर्तमान सरकार के द्वारा ही किया गया। तो स्वदेशी नस्लों को बनाना, ब्रीडिंग को देखना, कैसे चीजों को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन बढ़ सकता है और पशुधन बढ़ सकता है, इन सब पे फोकस करना। तो दोनों ही बातें ठीक है, और जब दोनों ही बातें ठीक होंगी तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। परेशान नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, इजी है, और चीजों को आप लोग यहाँ पर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है यहाँ पर हम। तो इस अधिनियम में 310 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया गया। प्रांतों में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की प्रणाली अपनाई गई। मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। देखो आरबीआई की स्थापना का प्रावधान तो 1965 के अधिनियम में ही किया गया, ये तो उसकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है और हमें हर जगह पढ़ने को भी मिल जाता है। ठीक है, इस अधिनियम में 310 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी या नहीं थी, सोचने वाली बात है। क्या संघीय शासन प्रणाली इसी में आई थी? बात तो ठीक है, यहीं से शुरू हुआ। प्रांतों में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की प्रणाली अपनाई गई, ये भी ठीक है। तो क्या गलत है? 310 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां।
ये गलत क्यों है? क्योंकि 310 अनुच्छेद नहीं थे, दरअसल 321 अनुच्छेद थे। ये बात इसीलिए इस वजह से गलत है। बाकी अनुसूचियां जो थी वो उसके अंदर 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो ये इस मामले में गलत है, बाकी सारी बातें ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन से तरीके से ला सकती है? ठीक है। तो मान लीजिए लोकसभा में सरकार के प्रति अगर अविश्वास है तो कैसे लाएगी प्रस्ताव? 4 ऑप्शन दे दिए हैं। पहले में कह रहा है कि राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास न करना। देखो, हर साल जब भी पहला सत्र लगता है संसद का तो राष्ट्रपति का भाषण होता है। इसके अलावा जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद भी जब पहले सदन लगता है तो उस समय भी भाषण होता है, पहले सत्र में भी। तो ये पैटर्न हमारे हर बार होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब राष्ट्रपति आते हैं तो आकर के वो सरकार की उपलब्धियां बताते हैं कि क्या क्या सरकार ने किया और आगे क्या क्या होगा। तो यानी कि सरकार का ढांचा, अगर आप इसको पास ना करें तो क्या सरकार के प्रति अविश्वास दिखेगा? यानी कि सरकार की बातें हो रही हैं, अगर सरकार का बहुमत है तो पास तो करवा ही लेगी। अगर वो पास नहीं हुआ तो क्या मतलब है इसका? कि सरकार का विश्वास नहीं है, यानी कि बहुमत में सरकार नहीं है। बिल्कुल इस्तेमाल तरीका किया जा सकता है। धन विधेयक को अस्वीकार करना। तो देखो, धन विधेयक की खास बात यह है कि धन विधेयक का पास होना बहुत जरूरी होता है सरकार के लिए, और बहुमत का मामला हो तो इजीली पास हो जाएगा, ठीक है। अगर अस्वीकार कर दिया गया तो मतलब फिर गड़बड़ है, तो अविश्वास आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। धन विधेयक से तो सरकार के सारे काम होते हैं, ठीक है। आवश्यक मुद्दों पर सरकार को बनाना। अगर मान लीजिए आवश्यक मुद्दे आपको हल करने, चाहे मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा हुई, डिफेंस डील हुई, अगर मान लीजिए आपको वो चीजें पास नहीं हो रही है, आपको विपक्ष हरा दे रहा है, तो मतलब क्या है कि आप बहुमत में नहीं है, बहुमत उस तरफ बैठा हुआ है, आप अल्पमत में है, तो यानी कि सरकार में अविश्वास है, ज्यादातर लोग उस तरफ हैं। ये वाली बात भी ठीक है। कटौती प्रस्ताव पास करके, ये बजट में जो प्रावधान होते हैं ना उनके लिए लाते हैं कि भाई कटौती करते हैं चीजों में। तो अगर ये भी पास हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सरकार ने जो चीज सोची वो पूरी नहीं हो पा रही है, और विपक्ष के पास बहुमत इतना है कि वो उसको काट दे रहा है। तो जब विपक्ष में बहुमत है तो आप सरकार क्यों चला रहे हैं? अविश्वास है यहाँ भी, ये भी ठीक है। तो चारों ही आंसर होंगे और चारों ही होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा डी। परेशान करने वाली कोई बात यहाँ पर दिखनी नहीं है हमें, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। वैसे होना चाहिए कौन सा? सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ उपकरण दे रखे हैं, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण। कौन सा उपकरण किसका रूपांतरण कर रहा है ये बता रहा है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल ठीक काम करता है। लाउड स्पीकर से हम लोग ध्वनि तो सुनते हैं यहाँ से, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये वाली बात भी ठीक है। अब विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जब तीनों सही है तो एक तो गलत होना चाहिए, अगर तीनों सही है तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा। तो यानी कि चौथा हमारा गलत है वैसे, ठीक है। क्या विद्युत सेल प्रकाशीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? नहीं। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को बदलता है ये विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ना कि प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न में है, फिर दोबारा सूची आ गई, कह रहा है फिर मिलाओ जी। तो फिर दोबारा मिलाना है तो उसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है सारी पता हो, एक आधे पे फोकस करते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्री दे रखे हैं हम एक तरफ, दूसरी तरफ सिद्धांत। हर्षमैन, गुनार मिडल, दादा भाई नौरोजी और पीसी महालनोबिस। देखो, पीसी महालनोबिस और दादा भाई नौरोजी तो मुझे लगता है भारत के हैं, तो आपको सिद्धांत पता होंगे इनके। जैसे कि दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत कौन सा है? असंतुलित विकास का सिद्धांत, प्रतिगमन और प्रसार प्रभाव, निकास सिद्धांत या टॉक्स ऑन प्लानिंग सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी का है निकास सिद्धांत, ठीक है। तो देखते हैं कितनी जगह पे 3 दे रखा है। सी के लिए यहाँ 3 है और सी के लिए यहाँ भी 3 है, यानी कि अभी 2 खिलाड़ी मैदान में है, कोई एक जीतेगा इनमें से। सी और डी तो चलिए बाहर हो गए, 50-50 लागू हो गया। पीसी महालनोबिस मुझे लगता है याद होना चाहिए आप लोग को, है ना, भारत के मामले में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा है? असंतुलित विकास का सिद्धांत, प्रतिगमन या प्रसार प्रभाव या टॉक्स ऑन प्लानिंग। देखो, अंग्रेजी नाम देख करके आप सोचोगे कि टॉक्स ऑन प्लानिंग जो है वो किसी अंग्रेज का होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बट ये पीसी महालनोबिस का है, ठीक है। टॉक्स ऑन प्लानिंग। तो अब क्या होगा? डी के लिए 4 लेना है। अब डी के लिए भैया यहाँ भी देखो उन्होंने 4 दे दिया और डी के लिए यहाँ भी 4 दे दिया, मतलब कि प्रतिस्पर्धा थोड़ी सी बढ़ गई है और बाकी के अब 2 ऑप्शंस भी हमें देखने पड़ेंगे, हर्षमैन और गुनार मिडल। तो भाई किसके लिए क्या क्या है? अब देखो, क्रिस क्रॉस हो सकते हैं, या तो नीचे वाला हो सकता है, ऊपर हो सकता है, दो में से कोई एक ही मैच करेगा। तो देखो, हर्षमैन का है असंतुलित विकास का सिद्धांत और प्रतिगमन और प्रसार प्रभाव जो है वो गुनार मिडल्स का, यानी कि बिल्कुल जो स्थिति है वो बिल्कुल सही सही सुमेलित है, सामने सामने सही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि ए जो है वो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि मुद्रा योजना के तहत ऋण किन श्रेणियों में दिए जाते हैं? शिशु, किशोर, तरुण या प्रौढ़।
तो देखिए जो मुद्रा योजना है ना, इस मुद्रा योजना को 2015 में शुरू किया था प्रधानमंत्री ने, ठीक है। इसका उद्देश्य रखा गया था कि मैक्रो स्तर पर उद्यमशीलता की फंडिंग की जा सके। इन कार्यों तो 3 श्रेणियां बनाई गई। 3 श्रेणियों में पहली श्रेणी तो शिशु श्रेणी है। शिशु श्रेणी में उन्होंने उद्देश्य रखा हुआ है कि आपको 50,000 रुपए तक की फंडिंग प्रोवाइड की जा सकती है। किशोर श्रेणी में कह दिया कि देखो 50,000 से 5 लाख तक की फंडिंग दे सकते हैं। तरुण श्रेणी में कह दिया कि 5 लाख से लेकर के आपको 10 लाख तक की फंडिंग दे सकते हैं। प्रौढ़ अवस्था जैसे इसमें कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हम देख रहे हैं कि भाई 1, 2 और 3 होगा तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रोण व्रोण नहीं रखा हुआ, बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो बी है प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए यहाँ पर आकर के हमारी जो कहानी है वो हो जाती है समाप्त। तो आज के क्लास के हिसाब से जितनी बातें हमें करनी थी सारी बातें हो गई हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली गई है। तो वीडियो पसंद आई है, बाकी साथियों तक शेयर जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही पढ़ते जानते समझते हो अपनी तैयारी को अच्छा करते रहिए। बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।